जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है और अभी तक आप सभी को वीडियो में प्रोवाइड नहीं करा पाया था। इसका मेन कारण है मेरे साथी कि मैं अपने कॉलेज में मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा था। अब मेरा बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब बारी है आपके बोर्ड एग्जाम की। जैसे हमने अपना बोर्ड एग्जाम किया अपने गुरुओं से शिक्षा लेकर, वैसे आप भी कीजिए अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतर ढंग से तैयारी। तो बिना देर करते हुए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास हमारी जो होने वाली है वो हिंदी की होने वाली है और हिंदी में हम आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं और वो कहाँ से आते हैं ये कोई पता नहीं, क्योंकि आपके बुक में 50-60 जो भी बहुविकल्पीय हैं उतना आपको याद रखने की जरूरत है नहीं और वैसे भी उतना आपको याद हो भी नहीं पाएगा। तो उसमें से हमने कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावनाएं हैं। कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा थम्स अप यानी कि लाइक का बटन जरूर भेजिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारे सभी विद्यार्थी बहुत जोरों शोरों और जोश और उमंग के साथ तैयार हैं आज की क्लास को देखने के लिए। आज की क्लास ज्यादा देर की नहीं होने वाली है क्योंकि मेरे पास जो भी सेटअप है बहुत कम है, जिस कारण से मैं आपको छोटे छोटे क्लास में आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आइए देखते हैं आज का शानदार लाजवाब पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी युग की अवधि है, आपकी जो द्विवेदी युग है उसकी कहां से कहां तक की अवधि है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, या फिर 1919 से 1938 ईस्वी तक, या फिर आपका दिया है 1920 से 1925 ईस्वी तक, या फिर 1930 से 1940 ईस्वी तक। तो क्या आपने अभी तक क्या पढ़ा, एक कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा और बताइए कि इसमें से आपको क्या आता है कि द्विवेदी युग की अवधि कितनी से कितने तक की है। जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और नहीं भी आती होगी तो जरा ध्यान दीजिएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथी जो द्विवेदी युग है उसकी अवधि 1900 से शुरू होकर 1922 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1922 ईस्वी, यानी कि आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमारे सभी साथियों को समझ में आया? ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो द्विवेदी युग का अवधि है वो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए आपके समक्ष दूसरा क्वेश्चन भी रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरस्वती पत्रिका का संपादक थे। भाई सरस्वती पत्रिका का संपादक थे लेकिन कौन थे? तो आइए देखते हैं क्या क्या हमें ऑप्शन मिला है। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है सरदार फूड सिंह है, नंबर दूसरा पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरे पे है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और चौथे पे है प्रेमचंद्र। तो आप ये इतना ध्यान रखिएगा कि जो सरस्वती पत्रिका का संपादक थे उनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। अब चौथे पे आते हैं। चौथा क्या कह रहा है? नहीं, तीसरा होगा, दूसरा हुआ हमारे। अब देखिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि शुक्ल युग की अवधि है। जिस प्रकार से आपकी द्विवेदी युग की अवधि थी वैसे ही शुक्ल युग की अवधि कितने है? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है 1919 से 1950 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन दिया है 1910 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 1900 से 1919, ठीक है, और चौथा है 1919 से 1938। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। क्या आप सभी को पता है कि क्या होता है? नहीं पता है ना, तो टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना आपके, किस दिन काम आएंगे। तो आपका 1919 से 1938 जो था वो आपके शुक्ल युग की अवधि है। समझ में आया?
चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी में पहला पत्र साहित्य प्रकाशित हुआ, यानी कि हिंदी में पहला पत्र जो साहित्य प्रकाशित हुआ वो किस सन में हुआ था? किसी को पता है? सब यहाँ मैं जितना भी आपके समक्ष ला रहा हूँ ये आपके पुस्तक से ही है मेरे साथी। मैं बहुविकल्पीय इधर उधर कहीं से नहीं लाने वाला हूँ। जो भी लाऊंगा जब भी लाऊंगा आपके पुस्तक में होगा, आपके सिलेबस में होगा। एक बार अपनी हिंदी की बुक खोल कर देखिएगा और जब हिंदी के बुक में आपके बहुविकल्पीय आएंगे वहां पे सबसे लास्ट में जहां मतलब कि जहां से गद्यांश पद्यांश जो भी हो शुरू होता है वहां पे आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और वही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लेके आया हूँ। तो आपके हिंदी में पहला पत्र साहित्य जो प्रकाशित हुआ था मेरे साथी ये 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। 1905 1900 और 1930 में, तीन में नहीं हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नंबर इसी के साथ पांचवा वो विकल्प देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहरों के राजहंस की विधा है, यानी कि लहरों के राजहंस किस विधा है या फिर क्या है? तो यहाँ पे देखिए निबंध है, कहानी है या फिर नाटक है या फिर उपन्यास है। क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो फटाफट देर क्या कर रहे हो भाई, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए ना, ताकि हम भी पता चले कि कितने लोगों को ये चीज पता है। तो मेरे साथी अगर पता भी हो तो भी ठीक है, नहीं पता है तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके लहरों के राजहंस की रचना विधा है ये नाटक है। क्या मेरे साथी? नाटक होता है, यानी कि तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं। चलिए देखिए आपके समक्ष अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, यानी कि जो रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी वो किसने लिखा था? तो आपके पास ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बंग महिला, दूसरा है कि प्रेमचंद्र जी है, या फिर तीसरा है ईशा अल्लाह खान जी, या फिर मोहन राकेश जी। तो मेरे साथी जो आपके रानी केतकी की कहानी के जो लेखक थे ये इंसा अल्लाह खान जी थे। कौन थे? इंसा अल्लाह खान, यानी कि आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा तीसरा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। अब इसी के साथ आपके समक्ष सातवां क्वेश्चन भी है। सातवां क्वेश्चन क्या है कि सिंदूर की होली नाटक के नाटककार हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिंदूर की होली के नाटक के नाटककार हैं। कौन है? क्या है? पहला कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, या फिर उपेंद्र नाथ जी, या मोहन राकेश जी, या फिर राजकुमार वर्मा जी। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सिंदूर की होली जो था वो एक नाटक के नाटककार। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि सिंदूर की होली है निबंध, उपन्यास, नाटक। तो आप इससे एक बात स्पष्ट होता है कि सिंदूर की होली है जो वो नाटक है। क्या है? नाटक का नाटककार, यानी कि ये एक नाटक है और इसके जो रचयिता है, ठीक है, वो कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या हमारे सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आएगी? और एक छोटा सा शायरी है कि दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, कि दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक सांस ना टूटे तब तक जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर है मुश्किलें सामने, वैसे तो कदम कदम पे है मुश्किलें सामने, अगर कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। इसमें से कई लोगों की रचनाएं दी गई हैं और इसमें से हमें ये दिखाना है कि इसमें से कन्हैयालाल मिश्र जी जो है इनकी रचना कौन सी नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है दीप जले संख बजे, तो ये तो पता नहीं, हमें तो क्या पता। ठीक है, लेकिन अब दूसरे देखना है कि भूले हुए चेहरे, ये भी तो नहीं हो सकता, ये तो इन्हीं का हो सकता है। नंबर तीसरा माटी हो गई सोना, और लिखी कागज कोरी। तो इसमें से कन्हैयालाल मिश्र जी का जो रचना नहीं है वो है आपकी नंबर 4 लिखी कागज कोरी।
इसका लेखक जो है वो अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। ठीक है। अब इसी के साथ नवा क्वेश्चन देख लीजिए। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। कौन सा है भैया? गबन है, निर्मला है, जहाज की पंछी है। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको पता होगा क्या है? तो सर आसानी से तितली तो है, और जाहिर सी बात है तितली है, इसमें कहने की क्या बात है। तो इस प्रकार से आप अपने सभी क्वेश्चन अच्छे से करते। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बहुविकल्पीय, इस बहुविकल्पीय के सिवाय अगर कहीं से नहीं आने वाला है मेरे साथी। तो इसलिए बहुविकल्पीय में जितना भी बता रहा हूँ बहुत ही बेहतर ढंग से इतना तैयार कर लीजिएगा, आपका 100% फंसने वाला है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, रीतिबद्ध काव्य धारा की कवि है। कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा की जो कवि है वो कौन है? क्या बोधा जी है? जी नहीं। ध्यान जी नहीं। कवि है। और बिहारी जी ये भी नहीं है। तो बचे कौन? मतीराम जी। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपके अभी तक हमने 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पढ़ाया है, और 10 में मजा आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में तुरंत। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि तार सातक में कितने कवियों की रचना संकलित की गई थी? तो जो आपके तार सातक में जो कवियों की जो संकलन किया गया था उसमें से 7 कवि थे। ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 400, 7, 10, यानी कि 7 कवि थे। जो आपके तार सातक में कितने कवियों का रचनाएं संकलित है? तो 7 कवियों की रचनाएं संकलित है साथी। इस तरह से आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। साथ में अगर आपको क्वेश्चन भी देख लेते, बहुविकल्पीय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। अगर बहुविकल्पीय मान गया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बहुविकल्पीय पर अच्छे से, बहुविकल्पीय केवल 20 आते हैं। अगर एक एक नंबर के आते हैं दोस्त, अगर एक एक नंबर आप कर ले जाओगे तो आपके समझ लो 20 नंबर हो जाएंगे, यानी कि बाकी के 50 नंबर आप लिखने से ला सकते हो। ठीक है। लिखने के बारे में, इसके बारे में हम बहुविकल्पीय समाप्त करने के बाद इसके बारे में हम लिखने वाले में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज की एक वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो आपको देता रहूंगा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्रिका की रचनाकार है। आपके रामचंद्रिका के रचनाकार है तो है कौन भाई? आपका है पहला पद्माकार जी, या फिर मतिराम जी, या फिर देव, या फिर केशवदास। तो आपका जो रामचंद्रिका के रचनाकार थे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केशवदास जी थे। कौन थे मेरे साथी? केशवदास जी। यानी कि ये सब क्या है? ये सब नहीं। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए 13वां क्वेश्चन पे क्या है कि कुरुक्षेत्र की रचनाकार है। जो कुरुक्षेत्र है आपका, इसके रचनाकार कौन है? जरा ध्यान दीजिएगा कि राम शेर बहादुर सिंह जी है। ठीक है। या फिर वेद व्यास जी है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, केवल ध्यान ये रखना है कि कुरुक्षेत्र की बात अगर आ जाए, कुरुक्षेत्र के रचनाकार की बात आ जाए मेरे साथी, तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है। अब देखिए आपके 14वां नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पीय का क्या कह रहा है कि रीतिकार कवि भूफट की रचना नहीं है। जो आपके रीतिकार के कवि भूफट के रचनाकार इसमें से कौन नहीं है? कि छत्रसाला, या फिर छत्रसाला दशरथ, दूसरा ऑप्शन है शिवा बावनी, तीसरा है ललित ललाट, और चौथा है शिवराज भूफट। तो आपका क्या शिवराज भूफट नहीं होगा मेरे साथी? नहीं होगा। बहुत बच्चे कह रहे थे चौथा ऑप्शन सही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके जो रीतिकार कवि भूषण की रचनाकार नहीं है वो है ललित ललाट। ठीक है। बाकी ये सब नहीं। ठीक है। 15वां नंबर कि करुण रस की स्थायी भाव है। करुण रस की स्थायी भाव, जैसे करुण रस आता है पहला ऑप्शन दिया रहता है करुण। अब जैसे करुण रस की स्थायी भाव पूछता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम में, तुरंत करुण पे ऑप्शन सही कर देते हैं। देखिए मेरे साथ करुण तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। करुण रस देखिएगा तो करुण तो बिल्कुल नहीं करना, दिमाग से निकाल दीजिए कि करुण रस की स्थायी भाव करुण ही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है। अब देखिए हाथ से होगा, हाथ से तो भैया हंसाई वाली हाथ रस में आता है। ठीक है। ये भी नहीं होगा। ये शंका भी नहीं होगा। तो होगा क्या? शोक। इसमें शोक नामक स्थायी भाव विभाव और संचारित भाव का अभाव होता है, उसे करुण रस कहते हैं। तो इसलिए 15वें में आपका दूसरा आंसर शोक। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे साथी इसी के साथ देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन। और 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भोरे बारों की सौ कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। प्रयुक्त प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा या उत्प्रेक्षा? मैं ऑप्शन अपनी तरफ से दे रहा हूं, जो कि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। मैं अपनी तरफ से उपमा या उत्प्रेक्षा, केवल दो में से एक चुनना है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरे साथी? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है, याद रखिएगा, उपमा अलंकार इसमें होगा। इसी के साथ आपका 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में, जो आप सोरठा छंद पढ़ते हैं तो उसके द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं पाई जाती है? किसी को पता है मेरे साथी? कोई बता सकता है? 11, 12, 13 जो भी है आपन में, 11 है, 13 है, 16 है या फिर 24 है। तो आपके सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं है। कितना? 13 मात्राएं। ठीक है। अब आपके 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जरा ध्यान से देखिए, अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद और सभी। तो जाहिर सी बात है सभी है, क्योंकि आपके शब्द में अनु दिख रहा है, करण, अनुशासन दिख रहा है, अनुवाद दिख रहा है। ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया होता कि उपसर्ग में प्रयोग नहीं है तो इनमें से सभी आप नहीं लगा सकते थे, इसमें आपको कोई दिया ही नहीं होता। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से एक शब्द आपको क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन हमें 2 नंबर में 1 नंबर में ये पूछ देता है ना कि अनुशब्द जोड़कर 4 शब्द बनाइए, या फिर आगे दे सकता है या फिर पीछे दे सकता है कि शब्द के पीछे अनु लगा के या फिर कोई भी शब्द हो वो लगा के एक नए शब्द का निर्माण कीजिए। तो आप इससे बना सकते हैं। अगर दे दिया कि आप अनु यानी कि अनु शब्द लगा के कोई 4 शब्द या 3 शब्द बनाइए, तो बना सकते हैं अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद। ठीक है। नीलकंठ नीलकंठ क्या है? नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ के समस्त पद में कौन सा समास है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? क्योंकि समास भी आपके लिए जरूरी है मेरे साथी। समास, रस, छंद, अलंकार जो भी है बहुत जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये तो जान लीजिए कि अगर व्याकरण की बात की जाए हिंदी व्याकरण में, तो हिंदी व्याकरण में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में, जेब में वो रखी हुई है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे पत्र लेखन, निबंध, बेरोजगारी की समस्या, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, इनको हम लोग अच्छे ढंग से बेहतर से पत्र लेखन बताएंगे, निबंध लिखना बताएंगे आपकी। ठीक है। ये सब हम फिलहाल आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि नीलकंठ समापन में प्रयुक्त समास है, तो आपका दूसरा, पहला बिल्कुल नहीं, अव्ययी भाव समास नहीं, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से जो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नीरज, अम्बुद, जलज और जलद, कौन सा नहीं है? तो मेरे साथी जलद है, अम्बुद है, नीरद है, लेकिन है क्या नहीं? तो जलद आपका नहीं है बादल का पर्यायवाची। तो आज की क्लास में हम 20 नंबर तो कंफर्म कर लिए हैं साथी। तो देखिए आज की क्लास, इस क्लास में हम केवल 20 नंबर बहुविकल्पीय पढ़े हैं, बाकी 50 नंबर की तैयारी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आज से आपकी क्लास धुआंधार स्टार्ट है, और अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि SW आपके साथ हर एक विषय का, लगभग मैं हर एक विषय का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लाकर देता रहूँगा। तब तक मिलते हैं एक नई शानदार जानदार की क्लास में।